चैप्टर 5 क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म और मैटर। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इफेक्ट है वो किस वजह से आता है? मूविंग चार्ज की वजह से, है ना। और मूविंग चार्ज यानी सिंपल या तो मूविंग चार्ज हो तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, या फिर मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बन जाए तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या आएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। थोड़ा सोच के बोला करो, तो इससे आपकी आदत बनेगी बोलने की, है ना, और हर चीज को सोच के करने की, है ना। तो ये हो गया मैग्नेट। ऐसे ही मैटर, वो तो होते थे टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। जब तक चार्ज मूव कर रहा है तब तक फील्ड लाइंस रहेंगी। जैसे चार्ज ने मूव करना बंद किया, चार्ज ने मूव करना बंद किया तो इलेक्ट्रिक करंट भी बंद हो गया, तो फील्ड लाइंस खत्म हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड खत्म। लेकिन मैग्नेटिज्म, मैटर वाले मैग्नेटिज्म में यानी बार मैग्नेट है तो परमानेंट रहती है मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे लगातार चार्ज मूव करता रहता होगा। तो मैंने बताया यहाँ पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, और इसके अंदर एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन है तो घूम रहे हैं तो चल रहे हैं तो करंट बन रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इस वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट से क्रिएट होता है ना। लेकिन अभी इसके इफेक्ट पड़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर हो या वार मैग्नेट हो, परमानेंट मैग्नेट हो या मूविंग चार्ज हो, उन सब के आसपास जो मैग्नेटिक इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक, दैट इफेक्ट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला से लिखते हैं, उसकी एसआई यूनिट वगैरह टेस्ला होती है, और उसकी फंडामेंटल यूनिट बताई थी हमने, मतलब वो डायमेंशन वगैरह बताई थी, है ना। फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चर्चा करी थी सारी। अब आते हैं इसके बार मैग्नेट के बारे में। टॉपिक है आपका बार मैग्नेट। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट एक्चुअल में अपना उसकी तरह, डाइपोल की तरह, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह है, ठीक है। इसमें एक पोल है नॉर्थ पोल और एक पोल है साउथ पोल। नॉर्थ पोल इज लाइक पॉजिटिव चार्ज और साउथ पोल इज लाइक नेगेटिव चार्ज। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ, वहां पर पॉजिटिव चार्ज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा चार्ज की स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पर नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी, और उसको डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं प्लस एम। यहाँ पर लिखते हैं माइनस एम, प्लस एम। एम इज द पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ। जैसे वहां होता था, यहाँ लिखते हैं जैसे प्लस क्यू होता था और माइनस क्यू होता था। प्लस क्यू और माइनस क्यू जब बराबर होते थे तो इसको बोलते थे डाइपोल, दो पोल, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ऐसे इसको भी, बार मैग्नेट को भी क्या बोलेंगे? डाइपोल। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। सेम कंपैरिजन है। फिर से मतलब मान लो इसका सेंटर है कुछ ऐसे, तो यहां से यहां तक की दूरी को मान लेते L। सेम यहां पर मानते थे L, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, है ना। जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना कि पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड मिल सकता है, अकेला मिल सकता है। ये नेगेटिव चार्ज अकेला मिल सकता है, पर ये नॉर्थ पोल अकेला नहीं मिल सकता, ये साउथ पोल अकेला नहीं मिल सकता। मतलब हम कह सकते हैं ये हमेशा बार मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल। बार मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल, मतलब हमेशा दोनों पोल एक साथ मिलेंगे।
और दोनों पोल एक साथ मिलेंगे तो सच दैट नॉर्थ पोल की वैल्यू हमेशा और साउथ पोल की वैल्यू हमेशा इक्वल और अपोजिट होगी। जितनी स्ट्रेंथ इसकी होगी उतनी स्ट्रेंथ इसकी होगी, जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ये नेगेटिव होगा, ऐसे जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ये नेगेटिव होगा। तो दोनों की चार्ज की स्ट्रेंथ, यहाँ पर दोनों की पोल की स्ट्रेंथ सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसको चाहे तो हम 2q भी लिख सकते हैं, इसको 3q कर सकते हैं, +2q -3q कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये हमेशा इक्वल और अपोजिट होगा। ये हमने अपनी मर्जी से इन दोनों को बराबर लिया है, एक को +2 लिया है तो दूसरे को -2 लिया है, अपनी मर्जी से लिया है। लेकिन यहाँ हमारी मर्जी नहीं है, यहाँ इन दोनों की वैल्यू फिक्स रहेगी। हाँ, इनकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो इसकी वैल्यू +m है, इसकी वैल्यू -m है, +m की वैल्यू मान लो 10, यहाँ पे -10, तो इसको हम कम करके 5 कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू भी 5, इसकी वैल्यू 20 कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी 20। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू 10 कर दे और इसकी वैल्यू 20 कर दे। रहेंगी दोनों की वैल्यू बराबर, इक्वल और अपोजिट रहेगी। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ 10 कर दे, यहाँ 20 कर दे, यहाँ 20 कर दे, यहाँ 10, यहाँ कर सकते हैं। यहाँ 10 कूलम कर दे, यहाँ 20 कूलम कर दे, यहाँ 5 कूलम कर दे, यहाँ -3 कूलम कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट रहेगी, यहाँ इक्वल और अपोजिट हमने अपनी मर्जी से चूज किया, हमने बनाया ये डायपोल, है ना, इस तरह से। तो ये हो गया पोल स्ट्रेंथ इज द पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? उससे पहले यहाँ ये होता था डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते थे इसको। इसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे और बार मैग्नेट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायपोल, इट इज कॉल्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल होता तो डायपोल मोमेंट होती थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जिसको P वेक्टर से लिखते थे, तो वो होता था आइदर चार्ज या ये कह लो पॉजिटिव चार्ज इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, P इंटू Q इंटू 2L, ठीक है। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस 2L ना हो के L होता तो हम यहाँ L लिखते। ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 10 सेंटीमीटर होता तो हम 10 सेंटीमीटर, मीटर में लिखने के लिए 10/100। अगर ये डिस्टेंस 5 मीटर होता तो 5 लिखते, 1 नैनोमीटर होता 1 नैनोमीटर लिखते। वो तो डिपेंड करता है कितना। यहाँ पर डिस्टेंस को हमने 2L माना तो 2L लिखा। अच्छा, डायरेक्शन होती थी डायपोल की नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी ऐसे। देखो P वेक्टर के ऊपर एरो है, ये तो सिंबल है, बाकी इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। एरो का मतलब ये नहीं है डायरेक्शन इस तरफ है, अरे ये वाला एरो का मतलब ये नहीं है डायरेक्शन इस तरफ है, ये तो वेक्टर का साइन है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये मैग्नेटिक डायपोल है तो इसका भी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तुम पहले पढ़ चुके हो, बताओ कब पढ़ा है? जो आप कंपैरिजन करा रहे थे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तब पढ़ा जब तू नहीं आया था। एम वेक्टर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो जैसे ये है वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक, बताओ यहाँ पे क्या है? Q इंटू 2L, तो यहाँ बताओ कितना होगा? I इंटू A। वो I इंटू A है करंट वाला, पर मैं बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, करंट कैरिंग कोइल के लिए। वो बताओ जल्दी से। M इंटू 2L। M इंटू 2L, अरे वहाँ Q की जगह M है ना, तो M इंटू 2L ये हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। और डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए नॉर्थ है, नेगेटिव चार्ज के लिए साउथ है, तो कहाँ से कहाँ? साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसे होगी, जैसे यहाँ पे हुई ना ये वाली P वेक्टर की डायरेक्शन, वैसे यहाँ होगी ऐसे M वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब जरा उसको भी ले आते हैं जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, करंट कैरिंग वायर, उसका भी मैग्नेटिक डायपोल भी ले आते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है करंट कैरिंग वायर हमेशा सर्कुलर हो,
कैसी भी शेप में हो सकती है। तो मैं मान लो रेक्टेंगुलर लेके आता हूँ। ये रेक्टेंगुलर शेप में करंट कैरिंग वायर है, और ये शायद हमने ऐसे क्वेश्चन करा था एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 25 एडिशनल एक्सरसाइज का। ओके, हाँ ऐसे है, ऐसा करते हैं। चलिए बोलो। Yes, sir. हैं ज़्यादा सही कैसे लग रहा है? अब सही है। तो ये हो गया करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड माइनस जेड, Positive. ठीक है। ये ऐसे है एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस ऐसे, और हमारा जो ये है वो यहाँ पर ऐसे है ना। और कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे है ना, देखो यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे। बोलो। Yes, sir. सही है। तो बताओ इसमें करंट की वो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस वाले में। डायग्राम देखो और चेक करो, एक्स एक्सिस तरफ है, वाई एक्सिस तरफ है, जेड एक्सिस तरफ है, माइनस एक्स की तरफ है। माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। सही है, समझ आ रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया। तो ऐसे ऐसे, अरे यहाँ से करके ऐसे यहाँ की तरफ हो गए, तो यानी ऐसे, यानी ऐसे माइनस वाई की तरफ, माइनस एक्स की हाँ ऐसे। मैंने इसी को देख के ऐसे बनाने की कोशिश करी कि ये सभी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन यही मिले। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट अगर देखें तो करंट होता है आई इंटू एरिया ऑफ दिस लूप, है ना। मान लो इसकी लेंथ ब्रेड्थ बी है, लेंथ एल है, तो एरिया ऑफ दिस लूप, और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा। बोलो। यस सर। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में इसी तरफ, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखवाया ताकि मैं यहाँ पे एम, स्मॉल एम जो कि पोल स्ट्रेंथ है, स्मॉल एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ, इसकी यूनिट लिख सकें। इसकी ऐसा यूनिट का क्या होगी एम की? देखो करंट की यूनिट पता है तुम्हें? अच्छा, इसमें करंट की यूनिट पता है तुम्हें एम्पेयर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो गया? एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें आ जाओ यूनिट पे, इसके एसआई यूनिट पे, इसके एसआई यूनिट ऑफ किसका? पी वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या है बताओ? बोलो। कूलम। कूलम मीटर। कूलम मीटर। कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर। अब आ जाओ यहाँ पे, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ टेस्ला मीटर। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एक्चुअली में ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ये भी है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो दोनों की यूनिट सेम ही होगी, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहीं कुछ नहीं है, अभी तक मैग्नेटिक फील्ड की बात ही नहीं कर रहे। ये पोल स्ट्रेंथ है, इसको मैग्नेटिक फील्ड से वो मत करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज पोल स्ट्रेंथ। ये हमने अभी अभी डिफाइन किया है, अभी अभी आपके सामने, कि जैसे यहाँ क्यू है वैसे यहाँ पर स्मॉल एम है। अब पोल स्ट्रेंथ नया नया डिफाइन हुआ है, नई नई फिजिकल क्वांटिटी हमने बताई है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट भी हम नहीं बताएंगे। वो कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए मैंने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपके सामने डिफाइन किया है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट कहाँ से पता लगेगी? वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वहां से हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट उठाई, वो हमने यहाँ रखी। अब यहाँ से आपको पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बतानी है तुम्हें, बताओ जल्दी से। पोल स्ट्रेंथ यूनिट, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पियर। जल्दी जल्दी बताओ, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ बताओ। इसकी यूनिट पता है तुम्हें क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट हमें निकालनी है। इसकी यूनिट कितनी है? मीटर। ये लेंथ है तो मीटर स्क्वायर क्या है? मीटर।
तो इसकी यूनिट मीटर, इसके एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट बता दो। अरे ये डिवाइड में चला जाएगा, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर है, डिवाइड बाय मीटर, तो एम्पियर मीटर। ठीक है, इसको एम्पियर मीटर, ये नई चीज है एकदम बिल्कुल आपके सामने। तो इसकी यूनिट होती है पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर। जैसे यहाँ चार्ज क्यू होता है, उसकी यूनिट होती है कूलाम, यहाँ पोल स्ट्रेंथ होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, यहाँ पे भी तुम ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये आपका कम्स एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है। तुम देखो बिल्कुल सेम टू सेम कंपैरिजन हो रहा है। एम वेक्टर यहाँ की तरफ, तुम ध्यान से देखो तो अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ ही एम वेक्टर, और इसमें भी साउथ से नॉर्थ की तरफ एम वेक्टर। ठीक है, नॉर्थ से बाहर निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहीं से मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर निकलता है। तो अगर बाहर की तरफ देखिए तो मैग्नेट के अंदर है, मैग्नेट के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ही तो होती है, साउथ से नॉर्थ ही तो होती है। कल बताया था, नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ से अंदर जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर, तो इसलिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी यही होता है। ठीक है, तो ये है सेम टू सेम कंपैरिजन हो रहा, कोई फर्क नहीं है। तो जल्दी से लिख लो इसको सबको। ठीक है, बढ़िया डायग्राम बन जाएगा।
एक फोटो खींच ले इसकी, अच्छी बने फोटो। बिल्कुल ऐसा नहीं 3D नहीं बना ये नहीं बना। पूरे ठीक है, लिख लिया, मिटा दे, ये जरूर लिख लेना कंपैरिजन के लिए। 3 कंपैरिजन चल रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3, है ना? यस सर 3 कंपैरिजन चल रहे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, आ गया। अब आते थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं बात। बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, प्लस एम माइनस एम। एक स्टार मार्क करके लिखो कि जो ये मैग्नेटिक मोनोपोल है, जैसे प्लस चार्ज अकेला मिल सकता है और माइनस चार्ज भी अकेला मिल सकता है, पर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट अकेला नहीं मिल सकता, है ना? मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? मतलब अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। एनसीईआरटी में लिखा आइसोलेटेड मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, आइसोलेटेड अकेला मिल नहीं सकता। इंडिपेंडेंटली बोल दो या आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, होगा क्या अगर हम इसको काट दें बीच में से, तो क्या होगा? बीच में से अगर काट दे तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ नॉर्थ पोल है अकेला रह जाएगा और साउथ पोल अकेला रह जाएगा। यहाँ पर एक साउथ आ जाएगा जैसे काटते हैं, और यहाँ पर एक नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोनोपोल अभी भी नहीं बढ़ेगा। और एक्चुअल में होगा क्या कि जो पोल स्ट्रेंथ है वो आधी हो रह जाएगी, बीच में से काट दे ना तो पोल स्ट्रेंथ आधी रह जाएगा। और काट दे, हाँ प्लस m/2, और काट दे तो और नॉर्थ साउथ बन जाएंगे, है ना? और ये प्लस m/4 रह जाएगा। ठीक है, तो अकेला मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करेंगे, और दोनों की मैंने कहा था स्ट्रेंथ बराबर रहेगी। भले ही स्ट्रेंथ कम हो गई हो, है दोनों की बराबर, जितनी इसकी स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रेंथ, जितनी उसकी स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रेंथ। लिख लो जल्दी से। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो इसमें कि जब भी इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये हमेशा अपने आप को उस डायरेक्शन में लाइन करेगी जहां पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ, हाँ अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ।
मैग्नेटिक या बार मैग्नेट ऐसे लिखें, फ्रीली सस्पेंडेड bar magnet always freely suspended bar magnet always align itself in the direction of geographical north south pole. Geographical north south direction. ठीक है, देखो जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब ऐसे कहीं भी घूम सकते हैं इस डायरेक्शन में, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं, ऐसे फ्री है इसको घूमना। तो हमेशा अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करके रखेगी, मान लो ये आपकी मैग्नेट की नॉर्थ है, ये मैग्नेट की साउथ है, मान लो यहाँ पर है आपका नॉर्थ पोल अर्थ का, अर्थ जो हम कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और हम कहते हैं मान लो साउथ डायरेक्शन। तो इसका नॉर्थ और अर्थ का नॉर्थ दोनों सेम डायरेक्शन, और अर्थ का साउथ और इसका साउथ मैग्नेटिक दोनों सेम डायरेक्शन होंगे। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में अर्थ का नॉर्थ होता है वहाँ पर हम कहते हैं कि मैग्नेट के अंदर, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। एक्चुअल अर्थ के अंदर बहुत बड़ी मैग्नेट नहीं है, अर्थ के अंदर मैग्नेट का कारण अभी तक पता नहीं लगा, पर उसका ये कहते हैं एक कारण ये कहते हैं अर्थ के अंदर लावा है, तो वहाँ पर फ्री चार्ज पार्टिकल से अर्थ घूम रही है, घूमने की वजह से चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, यहाँ अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, हमारी मैग्नेट का नॉर्थ भी इसी डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। एक्चुअल में कहते हैं जहां पर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहां पर एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड का साउथ बन रहा है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का साउथ बन रहा है, जिस साउथ की वजह से ये वाला नॉर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इस वजह से ये उस डायरेक्शन में पॉइंट्स करता है हमेशा। और उस जहां पर अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का साउथ है उस जगह को हमने अर्थ का नॉर्थ बोल दिया, क्योंकि हमारा मैग्नेट वहां पर पॉइंट करता है नॉर्थ पोल, तो उसको हमने नॉर्थ बोल दिया। ठीक है, तो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ अपने आप को सीक करके रखता है, अपने अलाइन करके रखता है। ठीक है, इसलिए अब आ जाओ, एक लाइन खींच लो और स्टार्ट करते हैं। पहला, एक क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, क्यू चार्ज के वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्यू की वैल्यू 2 कूलम 3 कूलम जो होगी, आर की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर 10 मीटर जो भी होगी, वो रख के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पर होगी अवे फ्रॉम द
चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से उतनी ही दूरी पर मान लो या किसी और दूरी पर कोई पॉइंट है, ये इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, डायरेक्शन हम यहाँ लिखेंगे, डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर माने एक पॉजिटिव मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता अकेला, पर हम मान लेते हैं या ये मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव पोल है और वो ऐसे है कुछ, नॉर्थ पोल यहाँ पर, साउथ पोल यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव मोनोपोल हो गया। अरे यही तो है, इसको हम दिखा नहीं रहे, तो केवल इसको देख रहे हैं, पॉजिटिव मोनोपोल। इसके वजह से आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा बी वेक्टर, वो होगा के एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो के की जगह हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷। एम की वैल्यू हमें दी होगी एम्पियर मीटर में, जैसे क्यू की वैल्यू कूलम में दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी एम्पियर मीटर में, अभी बताया था मैंने, एम्पियर मीटर होती है इसकी यूनिट, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर केस, सिमिलरली इसका आ जाओ, माइनस एम, इसकी वजह से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा के एम अपॉन आर स्क्वायर, प्लस माइनस नहीं रखना क्योंकि हम वैल्यू देख रहे हैं, वैल्यू देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख रहे हैं, इसलिए बी वेक्टर के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन होगी बी वेक्टर के इस तरफ, जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ पर, ठीक है, सेम टू सेम। अब इसके बाद सेकंड चीज, यहाँ सेकंड लिख लेते हैं कि अगर ये तो है मैग्नेट इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये मोनोपोल अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये मोनोपोल अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर इस चार्ज को, क्यू चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, इस पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो इस पर फोर्स लगता है इस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज को रख दे, है ना, मैं वैल्यू की, फोर्स की वैल्यू बता रहा हूँ, डायरेक्शन यहाँ दिखा दी, डायरेक्शन यहाँ दिखा दी, अवे फ्रॉम द सॉरी अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और फोर्स इस तरफ लग रहा है नेगेटिव चार्ज पे, तो फोर्स जो लगेगा क्यू ई, ठीक है, उतना ही फोर्स लगेगा क्योंकि चार्ज भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना उतना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जो चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, यहाँ वाला या यहाँ वाला, यहाँ वाला, जहाँ पर ये मौजूद है, हाँ जहाँ, ऐसे यहाँ पर, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ उतना ही यहाँ पर है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सॉरी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यह कह लो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी क्योंकि चार्ज आपका नेगेटिव है। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोनोपोल, क्या है, पॉजिटिव मोनोपोल, उस पे जो फोर्स होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ एम बी मैग्नेटिक फील्ड होगा, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक ये फोर्स होगा, बोलो, यस सर, है ना, सेम टू सेम, बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वैल्यू ये होगी, लिख लो जल्दी से। पानी की बोतल देना इसमें से,
फोटो खींच के डाल दे वो वाले एनसीईआरटी के एक्शन। लिख लिया? ठीक है, अब आ जाओ तीसरी चीज पर। निकाल लो इसमें से बोतल निकाल। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो मैंने बता दिया था दोनों का। आवाज आता है? अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पूरा डेरिवेशन है, सेम टू सेम डेरिवेशन यहाँ होगा, मैं वो करा नहीं रहा, और वैसे भी सिलेबस में है नहीं डेरिवेशन तुम्हारा। ये वाला डेरिवेशन है फर्स्ट चैप्टर में, जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन तो है, पर ये वाला नहीं है जो यहाँ लिखेंगे। तो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन, इस पर फोर्स लगेगा किस तरफ? अच्छा, नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, ऐसे होगा। तो ऐसा करो, इसको नेगेटिव रख दो, इसको पॉजिटिव रख दो, और सही रहेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, ओके। अब इस पे जो फोर्स लगेगा अभी अभी सिखाया है,
इस तरफ, और इस पे जो फोर्स रहेगा है ना। और ठीक है, जो इस पर टॉर्क लगेगा, तुम्हें पता घूमता है। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्ट टॉर्क का ना एक बहुत अच्छा वो है, टॉर्क हमेशा जो ये हमारे 12th क्लास में जितने भी टॉर्क है, फर्स्ट चैप्टर में जो ये टॉर्क है, फोर्थ चैप्टर में जो हमने वो कोयल वाला टॉर्क पढ़ा था, वो एक ये वाला जो टॉर्क है, सबके सब कपल टॉर्क है। कपल टॉर्क का मतलब इक्वल फोर्स, देखो इक्वल फोर्स है दोनों के दोनों, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो ऐसे फोर्स जब होते हैं तो उसको बोलते हैं कपल टॉर्क। टॉर्क वैसा भी हो सकता है बिना कपल टॉर्क वाला, लेकिन यहाँ पर जितने भी 12th में हमारे क्लास में जो टॉर्क हैं वो सारे कपल टॉर्क हैं। कपल टॉर्क हम लगाते हैं जैसे हम जब ठूटी खोलते हैं, तुम कैसे करते हैं, ऐसे ही तो ठूटी खोलते हैं। पुरानी वाली जो ठूटी होती थी ऐसे ऊपर का होता था, यूं खोलते थे। तो एक हाथ से तुम आगे की तरफ फोर्स लगाते, दूसरे से पीछे की तरफ इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते थे, वो टूटी बंद करते थे टूटी। या मुझे ये भी खोलना है ऐसे, तो मैं कपल टॉर्क की तो लगाऊंगा, इस वाले हाथ से इस वाली उंगली से पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, इस वाली अंगूठे से आगे की तरफ, और ऐसे घुमाते हैं या ऐसे खोलते हैं, तो ये कपल टॉर्क लगा के खोलते हैं। तो कपल टॉर्क का निकालने का एक बढ़िया तरीका क्या है, कपल टॉर्क निकालने का बढ़िया तरीका है, एक तो वही फॉर्मूला R क्रॉस F बताया है मैंने, इसकी वजह से टॉर्क निकालो, इस वाले फोर्स की वजह से टॉर्क निकालो, फिर इस वाले फोर्स की वजह से टॉर्क निकालो, R F साइन थीटा करो। एक बढ़िया तरीका ये है, आइदर फोर्स, कोई सा भी फोर्स ले लो, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, इनटू में दोनों के बीच का दोनों फोर्स के जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स के जो लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इस फोर्स का ये है ना लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन है नहीं, जिस लाइन में वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन और ये लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा कपल टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। तो टॉर्क होगा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आइदर फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन समझ आया तुम्हें? ये लाइन ऑफ एक्शन, ये है 2L और ये एंगल है थीटा, तो ये वाले डिस्टेंस हो जाएगी 2L cos थीटा, और ये वाला डिस्टेंस है 2L sin थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा आइदर फोर्स QE इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हो गया 2L का sin थीटा, ठीक है। इस तरह से आप टॉर्क आसानी से लिख पाओगे। जो मैंने बताया था वो जनरल है, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो उस फॉर्मूले को, ये इस वाले में काम आ जाएगा। तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू में 2L, Q इंटू 2L आपका P है डायपोल मोमेंट, तो PE sin थीटा, Q इंटू में 2L P और PE sin थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, P क्रॉस E, और ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ये टॉर्क के वेक्टर फॉर्म। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, P वेक्टर की तरफ थंब फिंगर्स रखो, E वेक्टर की तरफ घूमो, E वेक्टर ऐसे है ना, E वेक्टर की दोनों, तो टॉर्क आ रहा है अंदर की तरफ, टॉर्क अंदर की तरफ आ रहा है, यानी मान लो ये डाइपोल मोमेंट है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, टॉर्क अंदर की तरफ ऐसे है, तो ये डाइपोल ऐसे घूमेगा। इसमें बताया था जब डाइपोल ऐसे घूमता है तो उसकी एक्सिस ऐसे होगी और उस एक्सिस के अबाउट होगा टॉर्क, बाकी घुमाने का काम ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे। तो P क्रॉस E PE sin थीटा, ये मैंने आपका फॉर्मूला भी डराइव करा दिया 2 मिनट में, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस। सिमिलर लव केस आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलर केस आएगा आपका मैग्नेटिक B वेक्टर, यहां पर आपका आ गया मैग्नेटिक डाइपोल, यहाँ पर कौन सा रखा है -Q, तो बताओ यहाँ कौन सा रखें साउथ, यहाँ कौन सा रखें नॉर्थ, है ना, ऐसा करते हैं, साउथ को यहाँ लिख लेते हैं साउथ, और ये हो गया नॉर्थ, या ऐसे करते हैं यहाँ लिख देते हैं
तो साउथ यानी कि -m, नॉर्थ यानी कि +m। बोलो। यस सर। यहां हो जाएगा MB है भाई, यस सर। और यहां हो जाएगा MB फिर से वही थीटा। थीटा। डिस्टेंस वही 2L मान लेते हैं। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये होगी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और है ना, और इसकी डायरेक्शन m वेक्टर, कैपिटल M वेक्टर, ये स्मॉल m वेक्टर, ये एंगल थीटा। फिर से वही टॉर्क, आइदर फोर्स, कौन सा फोर्स है, MB, परपेंडिकुलर, है ना, ये एंगल थीटा, ये 2L, ये 2L cos थीटा, ये 2L sin थीटा। ठीक है, टॉर्क हो जाएगा m इंटू 2L, m इंटू 2L आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पहले हमने डिफाइन करा था m, और b sin थीटा। टॉर्क का हो जाएगा m क्रॉस b। बोलो। यस सर। अच्छा, अब घूमेगा किसके अबाउट, अच्छा ये घूमेगा किसके अबाउट, अगर ये हिंज कहीं है, मान लो हिंज मतलब कहीं पे कील ठोक रखी है, तो उस कील के अबाउट ठोके, नहीं तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। सेंटर ऑफ मास यानी जिसके अबाउट हम इसको वो कर सके, बैलेंस कर सके, वो पॉइंट है ना, मतलब इसका सेंटर, तो सेंटर के अबाउट घूमेगा। वरना ये अपना जहाँ पे हिंज कर रखा वहां से, हिंज मतलब जहाँ कील ठोक के इसको लटका रखा है, तो ये हो गया तुम्हारा टॉर्क। सर इसकी टॉर्क की डायरेक्शन भी अंदर, हाँ वही सेम, m क्रॉस b, m ऊपर की तरफ, b इस तरफ, तो m क्रॉस b। घुमाना कैसे चाह रहा है ये, m वेक्टर को b वेक्टर की डायरेक्शन में रखना चाह रहा है, ये तो पुराना है, ऐसे ही घुमाना चाहेगा। ठीक है, ये हो गया अपना। अच्छा, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, इसी में कर देते हैं सीधा। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी आती है बताओ, बोलो, इस वाले में, ऊपर वाले में, यहाँ माइनस PE cos थीटा, और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये माइनस का मतलब है ना, और वैसे लिखेंगे तो माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, है ना। मैंने कई क्वेश्चन पता कैसे देखे उसमें, मैंने कई क्वेश्चन CBSE में ऐसे देखे कि उन्होंने डायरेक्ट नहीं दे रखा कि 2L डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, उन्होंने क्या कर रखा, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और 2L तुम निकालो। तो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला 10th क्लास का वाला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वहाँ से तुम 2L निकाल सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। थोड़ा भी लैपटॉप पर इंतजाम हो जाए तो मैं क्या करूँगा, पिछले 4-5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर उसके सारे फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक PDF में कर दूंगा, उसमें से स्क्रीनशॉट ले लेके, तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन क्या बोलते हैं रिवाइज करना CBSE के। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस P डॉट E, अरे ए डॉट भी क्या होता है, AB cos थीटा, तो वही तो माइनस P डॉट E, P cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा माइनस MB cos थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस M वेक्टर डॉट P वेक्टर। ठीक है, कोई सा फॉर्मूला लिखो, हमारे लिए तो ये वाला फॉर्मूला काम आता दिखता है। बाकी अगर कभी M वेक्टर दे रखा हो I कैप J कैप K कैप की फॉर्म में, और B वेक्टर भी दे रखा हो I कैप J कैप K कैप की फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला लगा देना। वरना अगर मैग्नीट्यूड दे रखा हो, M वेक्टर 2 है, B वेक्टर 10 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। मोस्टली ये काम आता है, ये भी आ जाए तो भाई पता नहीं, मुझे नहीं लगता हरियाणा बोर्ड में काम आएगा, CBSE में आ सकता है। ठीक है, जब P वेक्टर I कैप J कैप K कैप की फॉर्म में ऐसे। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और एक और आता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल टू होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब इसमें पीछे कंडीशन बताते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम हो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज ना हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी कंडीशन बताते हैं, तब कहते हैं ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है। एक्चुअल में ना ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वहाँ से अगर हम करें तो ये फॉर्मूला 100% ट्रू है, कोई कंडीशन आ जाए हमेशा ट्रू हो जाएगा। ये फॉर्मूला आता है
चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू किसके, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बाकी वही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यानी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी किससे लिखूं मैं, ई से, और माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। तो अगर मैं इसको लिखूं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी यानी के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये हो गए टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। अब जब हम कंडीशन बताते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है। हम कहते हैं कि वो स्लोली उसको लेके गए इनिशियल से फाइनल, जिसकी वजह से फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ये कट जाता है और हमारा फॉर्मूला आ जाता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो हम लिखवाते थे और फिर कंडीशन लिखवाते थे। ठीक है, तो वो लिख लो, वैसे तो अधिकतर वही काम आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और कंडीशन क्या है इसमें, वेरी स्लोली ले जा रहे हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं वेरी स्लोली, नहीं कहे तो भी मान लेना वेरी स्लोली लेके जा रहे हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो, काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में, बाद में काइनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी। या फिर ये कहते हैं कि शुरुआत में भी रेस्ट पर था, फाइनली भी रेस्ट पर रहेगा। और एक और फॉर्मूला, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ये वाला इनिशियल ये वाला। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा, ये वाला, ये वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला। जब तक ना कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन बताओ, तब तक ये करना है ना। ये कब लगाना है, ये जब कहा जाए, जब कहा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वरना ये वाला जब ना बताया जाए। ठीक है, अच्छा, सिमिलर फॉर्मूला यहाँ आएगा, बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वही यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सेम फॉर्मूला। इसके लिए कंडीशन है ये, इस वाले फॉर्मूले के लिए, इस वाले के लिए कोई कंडीशन, इस वाले के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसके लिए भाई वेरी स्लोली, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, यहाँ आएगा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, बाकी वही सेम। ठीक है, लिख लो, क्या हो गया, क्या हो गया, ब्लू पेन में यही रखा था, देगा नहीं रखा है, बैग तो पहले ऊपर रख, आधे जाके जगह तो ये गेट लिख लो भाई।
हाँ भाई, लिख लो जल्दी और बता देना जब लिख लो। तूने कहीं से वो वीडियो में देखा था ये वाला टॉर्क का डेरिवेशन है? कहाँ से? आइदर फोर्स और वो है, मैंने कहीं और से। ठीक है, अब क्या बचा इसमें बताओ? उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में और कुछ था? यही था, सब कुछ हो गया। बस एक ये वाला डेरिवेशन करा देता हूँ दोबारा। ये वाला डेरिवेशन इसमें भी था और इसमें एक्चुअल में आएगा नहीं, मैं यही वाला करा देता हूँ। कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला, क्योंकि ये आ सकता है, इसके आने के चांसेस नहीं है। बाकी सेम टू सेम डेरिवेशन है, सब कुछ सेम है, बस तुम्हें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बदल देनी है। वहाँ p की जगह m रख देना है, वहाँ q की जगह स्मॉल m रख देना है, वगैरह वगैरह, है ना। तो मैं ये वाला डेरिवेशन करा देता हूँ जहाँ से ये वाला फॉर्मूला आया था। ठीक है, ये मैंने तुम्हें कराया था उस समय ऊपर छत पे, है ना, ये वाला। हाँ भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स रोटेशन, इसके घूमने की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई है। हाँ कुछ छूट तो गया भाई, तो मैं कहूँ कुछ तो छूट रहा है। इसको छोड़ो, पहले वही जो छूटा हुआ है वो लिखते हैं। क्या छूटा हुआ है? वो सारे वो छूटे हुए हैं। चलो पहले कराए देते 2 मिनट। ये हो गया। देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म। इसमें हमने डाइपोल रख दिया। अब मैं वो नहीं दिखा रहा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन से तुम्हें पता लग जाएगा। बताओ, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पे कौन सा है? पॉजिटिव। इनिशियली एंगल थीटा है और इस पर टॉर्क लग रहा है ऐसे। बताओ मुझे कैसे पता लगा ऐसे लग रहा है? क्योंकि ये टॉर्क है वो चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ जा रहा। ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, तो इसलिए टॉर्क ऐसा लगेगा कि इसको ऐसे घुमाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका ना अपना एक खुद का पोटेंशियल एनर्जी भी होता है डाइपोल का। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्यू है और माइनस क्यू चार्ज है, ये आपस में बंधे हुए हैं मान लो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बोलो दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है? सिंपल, अगर तुम चैप्टर 2 पढ़ चुके हो तो बताओ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज हैविंग डिस्टेंस 2L, के क्यू माइनस क्यू, अरे यार के Q1 Q2 अपॉन आर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल। ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ये है वो पोटेंशियल एनर्जी जिससे दोनों बंधे हुए हैं। भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये बीच में रोड ना हो चिपक जाएंगे। मान लो किसी भी तरह से हमने इनको बांध रखा है यहाँ पर, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये दूसरे से बंधे हुए हैं, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब अगर हम इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दें तो ये डाइपोल टूट के अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चले जाएं, इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दें। तो दिस इज द, अगर हम पूछे डिसोसिएशन एनर्जी बताओ इसकी, मतलब डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो आएगी प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L, तो कितनी है पोटेंशियल एनर्जी से ये बंधे हुए हैं। ठीक है, दिस इज, पर ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ रहे हैं ये वो पोटेंशियल एनर्जी घूमने की वजह से आ रही है, जो इसके वजह से आ रही है, घूमने की वजह से, घूमने की वजह से आ रही है। ठीक है, तो बताओ टॉर्क किसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहता है। अगर हम ऐसे रख दें इसको और डाइपोल ऐसे आ जाएगा, अरे घूम के ऐसे जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा, तो टॉर्क किस तरफ लगेगा बोलो? अरे ऐसे इसको वापस फिर से लाना चाहिए, नीचे की तरफ लगेगा इधर, ये वाला, मतलब ये टॉर्क फिर से इसको ऐसे लाना चाहिए। तो जब भी कोई टॉर्क उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाना चाहता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब ये वो मीन पोजीशन है जिस मीन पोजीशन के अबाउट वापस इसको आना चाहता है हमेशा। तो उसके लिए टाइम पीरियड वगैरह वो आता है, वो अलग बात है, पर अभी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। स्प्रिंग में होता था ऐसे ही, स्प्रिंग में क्या होता था? ऐसे होता था, मान लो ये स्प्रिंग है एम मास की, इसको ये उसकी मीन पोजीशन होती थी, इसको खींच के यहाँ ले आते थे जब, तो वापस यहीं जाना चाहते थे, इसको दबा के जब यहाँ ले जाते थे तो वापस यहीं जाना, तो दिस इज द मीन पोजीशन। और यहाँ से यहाँ दूर ले गए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती थी, पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते फिर वापस मीन पोजीशन। सेम यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, कम होते होते पोटेंशियल एनर्जी यहाँ घटेगी, फिर आगे जाएगा, फिर वापस यहीं आना चाहिए। तो ये वापस यहीं आना चाहता है, ये भी वापस यहीं जाना चाहती है। ठीक है, तो इसको भी मीन पोजीशन बोलते थे और इसमें इस पोजीशन को भी मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन से ऐसे ले गए तो वापस आएगा, मीन पोजीशन ऐसे ले गए वापस।
मीन पोजीशन से ऐसे ले गए तो वापस आएगा, मीन पोजीशन से ऐसे ले गए तो वापस आएगा। इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती थी कि मीन पोजीशन से x दूरी पर ले गए तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होती थी। वैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, मीन पोजीशन से ऐसे ले गए तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो वो कितनी आएगी वो देखते हैं। तो मान लो ये है यहाँ पर थीटा कैसे ले गए हैं इसको, ऐसे, थीटा की डायरेक्शन ऐसे है, कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दोनों के अलग अलग डायरेक्शन है। मान लो इसको जब हम अगर यहाँ से ऐसे लेके जाना चाह रहे हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? क्योंकि इस पे पहले ही वो लग रहा है। बोलो, इतना मैं डायग्राम बता रहा हूँ, बताओ। एक बार क्वेश्चन बोलो। दोबारा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि हम इस शुरुआत में ऐसे और हम इसको घुमा के ऐसे ले जा रहे हैं, कितना एंगल, डी थीटा एंगल। पी वेक्टर ये रहा, नया पी वेक्टर, बोलो। तो शुरुआत में ऐसे है, इसको घुमा के हम ऐसे ले गए, तो ऐसे से ऐसे ले जाने में हमें फोर्स लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये वाला टॉर्क जो है ये इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है और हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो वगडन हमने करा कितना, डी थीटा घुमाने के लिए कितना वगडन करा, तो छोटा सा वगडन करा हमने, डी डब्ल्यू। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाला वगडन नहीं है, ये एंगुलर वगडन है क्योंकि एंगल से घुमाया है हमने। तो एंगुलर वगडन का फॉर्मूला होता है टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा। वहां होता था फोर्स वेक्टर डॉट डी एस, फोर्स से हम चलाते थे, यहाँ टॉर्क से घुमा रहे हैं। तुम ध्यान से देखो तो अगर डी डब्ल्यू जो वगडन है, टॉर्क इस तरफ लग रहा है तो घुमा उल्टा रहे हैं, तो टॉर्क और डी थीटा के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो टॉर्क डी थीटा कॉस 180, तो डी डब्ल्यू वगडन आ जाएगा माइनस टॉर्क। ठीक है। अच्छा, टोटल वगडन निकालने के लिए कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं हम, मान लो हम लेके गए किसी थीटा 1 से थीटा 2, तो इसको कर देंगे इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा, इंटीग्रेट। ठीक है। तो जो मान लो शुरुआत में कुछ वगडन नहीं करा थीटा 1 पर, और थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने में जो वगडन किया वो डब्ल्यू वगडन किया, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, अब टॉर्क की वैल्यू हमें पता है पहले से ही, पी ई साइन थीटा डी थीटा। बोलो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन, अरे हमने अभी पढ़ा था। यस सर। कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2 माइनस पी की वैल्यू होती है क्यू इंटू 2एल, क्यू इंटू 2एल। क्या वो थीटा चेंज करने से बदलेगा? नहीं बदलेगी, क्यू की वैल्यू सेम रहेगी और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी 2L वो सेम रहेगी, तो P सेम रहेगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा? भाई थीटा 1 पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा 2 पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। ये बदलेगा साइन थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोस माइनस कोस थीटा। ठीक है। कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2, माइनस बाहर निकाल देंगे, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा पी ई cos थीटा 2 माइनस पी ई cos थीटा। ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स करके इसको घुमाया है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना, और हमने इसको स्लोली घुमाया तो वो कंडीशन भी है, ये सारी कंडीशन हमने अप्लाई की है, तो हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 2 माइनस पी cos थीटा 1। ठीक है। हम मान लेते हैं शुरुआत में थीटा 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो थीटा 1 को हम मान लेते हैं, यानी शुरुआत में क्या बोलते हैं उसका नाम, शुरुआत में वो एंगल था 90 डिग्री, तो शुरुआत में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी हो जाएगी, यू इनिस, देखो यहाँ से देखो, यू फाइनल
ये माइनस माइनस यू इनिशियल, है ना। तो हम मान लेते हैं θ1 यानी इनिशियली हम कंडीशन मान रहे हैं इनिशियली, ताकि हम एक जगह पर पोटेंशियल एनर्जी बता सके। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, उसको किसी जगह पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए हमें कहीं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ता है, उसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना। मान लो किसी कोई पर्सन हाइट में बड़ा है या छोटा है, इसको बताने के लिए हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि मान लो 5 फुट 10 इंच को हमने मान लिया कि वो हाइट नॉर्मल है, हम कहेंगे 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा जो हाइट है वो लॉन्ग है और उससे कम है वो शॉर्ट है ना। तो 5 फुट 10 इंच को हमने जीरो मान लिया एक तरीके से, उसके ऊपर वाला लॉन्ग उससे। कैसे यहाँ पर हमने इनिशियल जगह पे जहाँ पर हम मानेंगे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो है और उसके कंपेयर में बाकी जगह की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो जाएगी। तो इनिशियली हम क्या मानेंगे, थीटा इनिशियल इक्वल टू 90 डिग्री और उस जगह की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, बोलो पी ई कॉस θ1, है ना, यही वाला है ना, माइनस पी ई कॉस θ1। तो हो जाएगा थीटा इनिशियल या θ1 हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 90, ये हो जाएगा जीरो। जब इसको यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा यू फाइनल, और यू फाइनल को हम यू बोल देंगे, यू फाइनल को हम यू बोल देंगे। तो जब हम इसमें रखेंगे तो आंसर आएगा कुछ इस तरह से, आसान सा डेरिवेशन, कोई ज़्यादा वो नहीं। इसको यहाँ रख दे कंडीशन को, इस कंडीशन को, तो यहाँ जब रखेंगे तो हो जाएगा यू फाइनल को हमने यू बोल दिया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो आ गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो आ गई। कब, जब हमने थीटा इनिशियल यानी θ1 को क्या माना था, 90 डिग्री माना था। तो ये हमने माना है कि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो मान लिया, तो उस हिसाब से बाकी जगह की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस पी ई कॉस θ2 और θ2 को थीटा मान लेते हैं, पोटेंशियल यू फाइनल को यू मान रहे हैं तो θ2 को थीटा मान लेते हैं। अरे θ2 तो तब वो था जब θ1 था, θ1 जब जीरो हो गया तो θ2 थीटा मान लिया, θ1 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो θ2 तो थीटा हो गया, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अच्छा माइनस नहीं आया क्या, हाँ कोई बात नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी आया है, कितना आया है, पी ई कॉस थीटा, ओके। माइनस नहीं आया, माइनस कहाँ रह गया भाई, थीटा माइनस बाहर निकल गया था, यहाँ पे ये प्लस हो गया था, cos θ2 माइनस cos θ1, पी ई cos θ वर्क डन होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस पी ई cos θ1, ओके। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लगाएं अगर, ओहो यही तो करा है, टी डॉट थीटा, टी डी थीटा, डी डब्ल्यू क्या करा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, टॉर्क हमने ये लिया था यहाँ की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, और डी थीटा अंदर की तरफ। तो ओ हाँ यह गलती है, जब हमने डी डब्ल्यू लिया था तब हमने कहा था कि टॉर्क हम ले रहे हैं इस तरफ, और डी थीटा किस तरफ लिया था हमने, एक्चुअल में टॉर्क जो वो वाला टॉर्क है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला टॉर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला टॉर्क लग रहा है इस तरफ। जब हम इसको यहाँ से यहाँ घुमा रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ा, एक्चुअल में ये है, इस पे जो टॉर्क लग रहा है, कौन सा वाला टॉर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला टॉर्क, वो लग रहा है ऐसे, जो इसका ऐसे। फिर जब हम इसको यहाँ से यहाँ घुमाएंगे तो हम अपना एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं उतना ही जितना वो है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, और थीटा भी ऊपर की तरफ ही है, तो यहाँ पर cos 180 नहीं आएगा। ये कौन सा टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि हम कौन सा वर्क डन निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन का जो टॉर्क है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के टॉर्क के अपोजिट होगा। एक्चुअल में ऐसा है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क ऐसे है, हम जो एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं वो ऐसे लगा रहे हैं, और थीटा भी क्या ऐसा ही है, तो हमारा वाला टॉर्क और थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर cos 0 डिग्री आएगा, cos 0 डिग्री आएगा तो प्लस होगा,
है ना, ये प्लस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस। क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये हो गया u फाइनल, ये वाला u फाइनल, माइनस माइनस और u इनिशियल, ये u इनिशियल। अब हो गया पूरा सेट। अब यहाँ जाएगा u फाइनल जो कि माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा और u हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये हो गया u इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। यही तो फॉर्मूला है हमारा। थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। और यहाँ से हमें पता लग गया कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन मानी थी, हमने उसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना था और उसके कंपेयर में बाकी जगह की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी। मतलब जब थीटा 90 डिग्री होगी, जब पी वेक्टर ऐसे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। हम नहीं कह रहे मिनिमम होगी, हम कह रहे हैं जीरो रहेगी। क्योंकि ये जीरो है इस वजह से यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पीई। क्योंकि ये जीरो है इस वजह से यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस पीई, है ना। एक्स एस है माइनस पीई, है ना, माइनस पीई। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई है जब ये वाला ऐसे होगा, पी वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम। कितनी होगी? माइनस पी। अब जब ऐसे ले जाएंगे इसको, क्या हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा? क्योंकि ये तो हमेशा ऐसे ही रहना चाहता है, पी वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहना चाहता है। अगर पी वेक्टर को ऐसे घुमाना है तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो माइनस पी है, उसको माइनस 10 जूल मान लेते हैं। तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे यू, तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के टॉर्क के अगेंस्ट होगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो माइनस 10 से जब 90 डिग्री पाएगा तब तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ये हमने माना यहाँ पर। और पोटेंशियल एनर्जी बड़ी 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 हो जाएगा प्लस पी या फिर प्लस 20 प्लस 10 जूल, है ना। अब ये फिर से टॉर्क की डायरेक्शन में ले जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, फिर से पी जीरो हो जाएगी और फिर से माइनस 10। तो ऐसे में माइनस 10, ऐसे में जीरो और ऐसे में प्लस 10। तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी अपने आप ही डिफाइन होगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो ना मान के 10 मान लेता, अगर मैं यहाँ जीरो ना मान के यहाँ 10 मान लेता, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो और ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाती 20। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है 10, यहाँ से यहाँ तक और 10 बढ़ गई। और अगर ये जीरो मान ली तो यहाँ माइनस 10, तो माइनस 10 से बढ़ के 10 जीरो हो गई, यहाँ से बढ़ के 10 प्लस 10 हो गई। और एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ये है कि यहाँ पर हमने मानी है माइनस, मतलब यहाँ पे हमने मानी जीरो, तो यहाँ है माइनस पी और यहाँ पर प्लस पी, ऐसे। ठीक है, तो ये था पूरा डेरिवेशन इसका। इसके सारे कंडीशंस वगैरह याद है तो मैं पहले लिख पा चुका हूँ मैं। भाई टॉर्क कब जीरो होगा, टॉर्क कब मैक्सिमम होगा। अरे फर्स्ट चैप्टर में नहीं, इसमें भी लिखवाया, चैप्टर 4 में भी। चैप्टर 4 में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो मैग्नेटिक डाइपोल और इसके साथ कंपैरिजन किया था, किसके साथ? इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल आया था, उसमें करंट कैरिंग कॉइल में जो मैग्नेटिक डाइपोल आया था, और फिर मैंने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ कंपेयर करके फिर पूरा बताया था कि टॉर्क कब जीरो होगा, टॉर्क कब 90 डिग्री होगा, टॉर्क 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगा, टॉर्क 270 पे मैक्सिमम होगा, और क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी थीटा होगा जो 90 डिग्री पे जीरो होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, नहीं स्टेबल, सब बताया था। इसके क्वेश्चंस डाले हैं आज मैंने ग्रुप में। अभी मैंने तो तुम्हें पुरानी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भिजवाए थे, वो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिक्स्ड हैं जो तुमने नहीं पढ़े, अभी अभी डाले मैंने नई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वो कर लेना घर पर सारे। ठीक है, ये शायद 12-13 क्वेश्चन है,
इसी टॉपिक पे बेस्ड है सारे के सारे, ठीक है। और सेम टू सेम डेरिवेशन आपकी मैग्नेटिक डाइपोल की हो जाएगी, ये वाली है ना, ट्राई कर लेना वो वाला। अच्छा, एक मिनट, ये वाला है आपका मैग्नेटिक टॉर्क, ये वाले डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल टॉर्क, और इस डायरेक्शन में आपका थीटा। ये क्वेश्चन जो करें भेजें, ये कर लेना जरूर।